हाल बा। हम लोगों ने पिछले क्लास में व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी यानी एंथ्रोपोलॉजी को डिफाइन किया था कि एंथ्रोपोलॉजी किसे कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी यानी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ एंथ्रोपोज प्लस लॉजी। एंथ्रोपोज का मतलब होता है ह्यूमन और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी जिसमें मानव की स्टडी की जाती है, ह्यूमन की स्टडी की जाती है, उसे एंथ्रोपोलॉजी या मानव विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी या मानव विज्ञान कहते हैं। यानी एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन की स्टडी की जाती है। हम लोग पढ़ा था कि एंथ्रोपोलॉजी को 4 मेजर डिसिप्लिन है। पहले की बात की जाए तो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, दूसरी की बात की जाए तो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, तीसरे की बात की जाए लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी और चौथे की बात की जाए तो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ये सारे के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज जानते हैं कि बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, ठीक है ना। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जिस बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी यानी बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ह्यूमन की स्टडी की जाती है, उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। यानी बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन को देखेंगे, ह्यूमन के वेरिएशन को देखेंगे, ह्यूमन के एडेप्टेशन को देखेंगे, और ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुआ चिंपैंजी से या प्राइमेट से या वानर से, उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसे किसके अंदर? बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, ठीक है ना। तो क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीसीज फ्रॉम अ बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, यानी स्टडी करना है। किसको स्टडी करना है? ह्यूमन यानी मानव को स्टडी करना है। किस पर्सपेक्टिव से? बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से, जीव विज्ञानीय एस्पेक्ट से स्टडी करना है, पढ़ना है। बायोलॉजी किसको? ह्यूमन को। किसके अंदर? बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, ठीक है ना। दूसरा क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन ओरिजिन, ह्यूमन कैसे जन्म लिया, ह्यूमन का जन्म कैसे हुआ, आखिर ह्यूमन आया तो आया कैसे आया, उसके बारे में पढ़ना है। इवोल्यूशन, कैसे ह्यूमन इवॉल्व हुआ, पहले का जो ह्यूमन था आज के ऊपर जमीन आसमान का डिफरेंस है। पहले का जो था ह्यूमन इरेक्टर था, ह्यूमन एडगस्टस था, ह्यूमन सैपियंस निएंडरथैलिस था, ह्यूमन सैपियंस था। आज के ह्यूमन सैपियंस से बहुत डिफरेंस था। क्यों इतना डिफरेंस था? अच्छा, चिंपैंजी जो हमारे सोलॉजी नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स है, उससे हम कैसे इवॉल्व हुए, ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा जाता है। इसके अंदर बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर वेरिएशन, कैसे वेरिएशन है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ क्या हो गया, मान लेते हैं कि इंग्लैंड के व्यक्ति और साउथ अफ्रीका के व्यक्ति, उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। और वो एक एकदम पूरे वाइट और दूसरी तरफ है पूरे ब्लैक, मतलब इतना डिफरेंस कैसे है, क्यों है? भारत में देख लो तो अलग अलग रीजन में अलग अलग कलर के, अलग अलग हाइट के, अलग अलग मॉर्फोलॉजी के लोग पाए जा रहे हैं। क्यों इतना वेरिएशन है? उसके बारे में स्टडी करते हैं। किसके अंदर? बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। स्टडी ऑफ ह्यूमन क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स मंकी एंड एप्स। जो ह्यूमन क्लोजेस्ट रिलेटिव्स है कौन है? एप्स है। एप्स में सबसे क्लोजेस्ट ह्यूमन के रिलेटिव्स की बात की जाए तो चिंपैंजी है। दूसरा क्या है? बोनोबो है। उसके बाद क्या है? गोरिल्ला के बाद है क्या? ओरंगुटान है। ये क्या है? ह्यूमन के सबसे क्लोजेस्ट एप रिलेटिव है, यानी मंकीज है। ये जो ह्यूमन के सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव है, उसके बारे में भी पढ़ते हैं। किसके अंदर? बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का। यार ह्यूमन को जो ह्यूमन को तो पढ़ते ही बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही उसको क्लोजेस्ट रिलेटिव है नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे क्या हो गया? मंकी हो गया, गिब्बन हो गया, गोरिल्ला हो गया, सियामंग हो गया, ओरंगुटान हो गया, क्या हो गया? उसके बाद चिंपैंजी की बात की जाए, बोनोबो की बात की जाए, मैंड्रिल की बात की जाए, सारे नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स को भी पढ़ते हैं बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। हम लोगों के सिलेबस में भी है, बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस, फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस भी है। प्राइमेट्स के स्टडी और उसके वेरिएशन के बारे में पढ़ना, ठीक है ना। उसके बारे में हम लोग बहुत सारी डिटेल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मेरे चैनल में इसका वीडियो है, देख लेना। अब देखेंगे कि यार एक्सप्लोर कुछ क्वेश्चन के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि व्हाट डिड आवर एंसेस्टर लुक लाइक, हमारा जो एंसेस्टर था, हमारा जो पूर्वज था, वो दिखने में कैसा था, कैसा दिखता था? हमारे जैसा दिखता था क्या? मंकी से अधिक मिलता जुलता था, यानी उसके बारे में भी स्टडी की जाती है। किसके अंदर? बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, ठीक है ना। व्हाट डिड दे ईट, वो लोग खाते क्या थे? क्या मैगी, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर खाते थे, क्या कुछ और खाते थे? उसके बारे में स्टडी की जाती है। किसके अंदर? बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी ह्यूज सब्जेक्ट है। उसके अंदर हर एक पैटर्न का, हर एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है जो ह्यूमन का, और सभी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पर स्टडी की जाती है। अगले एग्जांपल के बारे में पढ़ते हैं। अगले पॉइंट की बात की जाए बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, वो क्या है? When did they start to speak, यानी इसके बाद बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पता लगाते हैं कि जो ह्यूमन है कब बोलना स्टार्ट किया। बोलना स्टार्ट किया तो कब किया?
किस समय स्टार्ट किया, किस स्पीसीज से, ह्यूमन के किस स्पीसीज से बोलने की एबिलिटी ह्यूमन के अंदर एडॉप्ट हुई है, इसके बारे में भी स्टडी करना है। किसके अंदर? बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। एंड हाउ डिड दे एडॉप्ट टू न्यू एनवायरनमेंट, ये नए एनवायरनमेंट के अनुकूल कैसे एडॉप्ट होते हैं, इसके बारे में भी स्टडी की जाती है। अगले पॉइंट की बात की जाए बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, वो क्या है? When did they start to speak, यानी इसके बाद बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पता लगाते हैं कि जो ह्यूमन है कब बोलना स्टार्ट किया, बोलना स्टार्ट किया तो कब किया, किस समय स्टार्ट किया, किस स्पीसीज से, ह्यूमन के किस स्पीसीज से बोलने की एबिलिटी ह्यूमन के अंदर एडॉप्ट हुई है, इसके बारे में भी स्टडी करना है। किसके अंदर? बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। एंड हाउ डिड दे एडॉप्ट टू न्यू एनवायरनमेंट, ये नए एनवायरनमेंट के अनुकूल कैसे एडॉप्ट होते हैं, इसके बारे में भी स्टडी की जाती है। किसके अंदर? एडॉप्ट टू न्यू एनवायरनमेंट, कैसे ये ह्यूमन है अलग अलग एनवायरनमेंट में कैसे एडॉप्ट होते हैं। जैसे कि हम बात करें ऊंचे हिमालय में, जो हिमालयी क्षेत्र रहते हैं, ऊंचे पहाड़ में जो लोग रहते हैं, उसके पास हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होती है, और जो नीचे जमीन समुद्र से जितना नीचे रहते हैं उसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा उतना ही कम होती है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ में होता है जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, और कम कंसंट्रेशन को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए, ऑक्सीजन को शरीर को प्राप्त करने के लिए हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ऊंचे पहाड़ वाले लोगों के अधिक रहती है। तो क्या है, कैसे एडॉप्ट हो रहा है अलग अलग इन्वायरमेंट के अनुकूल, उसके भी स्टडी की जाती है। किसके? बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती है, ठीक है ना। हाउ ह्यूमन जेनेटिक एंड फिनोटाइपिक ट्रेट वैरी इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, मतलब जो ह्यूमन का जेनेटिक है, जेनेटिक मतलब जीन से रिलेटेड है, डीएनए से रिलेटेड है, और फिनोटाइप मतलब देखने में, फिनोटाइप मतलब देखना, जो दिख रहा है मॉर्फोलॉजिकल फीचर, और जीनोटाइपिक मतलब कि जीन के अंदर, डीएनए के अंदर कैसे, हाउ जेनेटिक एंड फिनोटाइपिक ट्रेट रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट, मतलब जो जेनेटिक ट्रेट है, फिनोटाइपिक ट्रेट है, इन्वायरमेंट का कैसे रिस्पॉन्ड करती है। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो, अफ्रीका में लोग क्या होता है, काला होता है, और वही जाए इंग्लैंड के लोग क्या व्हाइट होता है। तो देखो इन्वायरमेंट का अनुकूल क्या है, उसका मॉर्फोलॉजी चेंज हो रहा है। तो यही क्या होता है, कैसे जेनेटिक ट्रेट एंड फिनोटाइपिक ट्रेट इन्वायरमेंट के अनुकूल परिवर्तित होती है, इसके बारे में भी स्टडी करते हैं। एक बस अच्छा एग्जाम्पल, नीना जैवलॉन्स्की, नीना NINAJABLONSKI जैवलॉन्स्की एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा जो अफ्रीका में रहने वाले लोग हैं, जो अधिक सनलाइट के कांटेक्ट में रहते हैं, उसका जो स्किन का पिगमेंटेशन है वो अधिक ब्लैक होता है, और जो कम सन के कांटेक्ट में रहते हैं, यानी जैसे कि इंग्लैंड हो गया वगैरह, जापान वगैरह, नॉर्थ रसिया वगैरह में रहते हैं, उसका जो स्किन का पिगमेंटेशन वो वाइट होता है। तो उन्होंने पता लगा, सोचा कि ऐसा क्यों होता है भाई। तो उन्होंने पता लगाया कि ये यूवी रे के कारण होता है। यूवी रे से बचने के लिए क्या होता है, जो नॉर्थन रीजन में रहते हैं ना, उसका वहाँ पर यूवी रे का एक्सपोज बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो उसका स्किन का पिगमेंटेशन वाइट होता है, और जो अफ्रीका वगैरह में रहते हैं वहाँ पर यूवी रे बहुत मात्रा में होता है, तो उसके लिए उसका क्या होता है, स्किन का पिगमेंटेशन होता है वो काला होता है। क्यों होता है, काला होता है। और ये भी देखा गया कि यूवी रे खतरनाक क्यों है। यूवी रे क्या करता है, फोलिक एसिड को ब्रेक डाउन कर देता है। ये फोलिक एसिड वही है जो डीएनए के लिए और सेल डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है ना। तो ये फोलिक एसिड को क्या ब्रेक डाउन कर जाता है यूवी रे। तो देखा गया जो अधिक सनलाइट वाले क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ पर धूप बहुत ज्यादा पड़ती है, वहाँ के लोग मतलब काले काले होते हैं, और जो रसिया वगैरह में रहते हैं जहाँ पर कम सनलाइट पड़ती है, वहाँ के लोग क्या होते हैं, रिलेटिवली क्या होते हैं, वाइट होते हैं, उसका क्या स्किन होता है वाइट होता है। तो वो देखिए कि इसका मेन कारण क्या है, यूवी रे है। ये भी देखा उन्होंने, जो कम मीडियम साइज वाले, मीडियम यूवी रे के कॉन्टेक्ट में, जहाँ मीडियम गर्मी पड़ती है, वहाँ के लोग सांवले कलर के होते हैं। तो उन्होंने इसके बारे में पता लगाया, तब मालूम चला कि जो कलर का वेरिएशन है ना, वो यूवी रे के एक्सपोजर के वेरिएशन पर डिपेंड करता है। क्योंकि डीएनए के लिए क्या कहते हैं, विटामिन डी के ऑब्जर्वेशन के लिए, विटामिन डी फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, विटामिन डी के फॉर्मेशन के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है। अब मान लेते हैं कि जो वहाँ रहता है, कहाँ रहता है, रसिया वगैरह, इंग्लैंड हो गया, रसिया हो गया, जापान हो, नॉर्थन रीजन में रहता है, जहाँ चारों बड़ी बर्फ ही बर्फ है। वहाँ के लोग काले काले होते हैं, वाइट पूरे काले होते हैं। तो उसके वहाँ पर तो ऑलरेडी बहुत कम सूरज की रोशनी आ पाती है, या सूरज तो कभी कभी दिखता है, इसीलिए उसको जहाँ जब उसको सूरज दिखता है तब उसको संडे कहते हैं। तो कभी कभी सूरज दिखता है, वहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत कम आ पाती है, सूरज बहुत कम दिखता है, तो वहाँ के लोग को तो विटामिन डी की कमी हो जाती है। बोलो,
काले होते तो वो एक तो काले हैं, ऊपर से सूरज भी कम है, तो सूरज स्किन को पेनिट्रेट, सन रोशनी स्किन को पेनिट्रेट करके उसके विटामिन डी का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाता, तो उसके विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो इसीलिए वहाँ कौन एकदम काले काले होते हैं। और यहाँ नीचे है जैसे भारत हो गया, यहाँ मीडियम साइज के मीडियम रोशनी रहती है, मतलब जितना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ना क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा ना सूर्य की रोशनी होती है और ना कम होती है, मतलब मीडियम में रहती है। तो यहाँ के लोग क्या है, सांवले कलर के होते हैं। तो ये सारा वेरिएशन क्या है, सूरज की रोशनी के एक्सपोजर के अनुसार और कलर वेरिएशन देखने को मिलता है, ताकि यूवी रे से बचा भी जा सके, आसान की जो अच्छे रोशनी होती है जिससे विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है उसे ली भी जा सके, ठीक है ना। आगे की बात की जाए, हाउ ह्यूमन अडॉप्ट टू देयर चेंजिंग एनवायरनमेंट, इसके बारे में पढ़ी जाती है। हाउ ह्यूमन इवॉल्व टू टाइम कंटिन्यू इवॉल्व टू डे, मतलब कैसे ह्यूमन जो इंसान है इवॉल्व हुआ, आज भी इंसान इवॉल्व हो रहा है, ऐसा नहीं कि इवोल्यूशन रुक गया है, आज भी धीरे धीरे ह्यूमन का इवोल्यूशन हो रहा है। पता नहीं भविष्य में ह्यूमन कैसा दिखेगा, ये सिंह वगैरह आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, हाँ कैसा दिखेगा ये अभी भी नहीं पता की जाती, प्रेडिक्ट नहीं की, लेकिन हाँ इवोल्यूशन आज भी कंटिन्यू है, लाखों सालों से चली आ रही है इवोल्यूशन, चलती जा रही है, यानी रुका नहीं है अभी भी इवोल्यूशन। तो इसके बारे में सारे स्टडी की जाती है, ठीक है ना। एक नाम आता है गूडल, GOODALL, आप लोग क्या प्रोनाउंसिएशन कर पाते हैं, गूडल, ठीक है ना। ये गूडल एक ऐसे साइंटिस्ट थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, पूरा जीवन चिंपैंजी के स्टडी में बिता दिया। चिंपैंजी को पूरे जीवन तक स्टडी करते रहे। ये कहाँ गए, एक जंगल में गए, वहाँ चिंपैंजी को स्टडी करते रहे। वहाँ क्या हुआ, फिलहाल तो जब गए स्टडी करने के लिए तो उनके मन में एक धारणा थी कि ये जो इमोशनल अटैचमेंट है ना, सोशल अटैचमेंट है, ये सिर्फ ह्यूमन के अंदर पाई जाती है, बाकी सारे जीव ये ह्यूमन में यूनिक है। लेकिन जब वो स्टडी किए हैं चिंपैंजी के अपने उसके हैबिटेट में स्टडी किए, उसके नेचुरल हैबिटेट में स्टडी किए, नेचुरल हैबिटेट मतलब जहाँ पर वो रहता है उसे नेचुरल हैबिटेट कहते हैं। पिंजरा में ला के कह दिए तो नेचुरल हैबिटेट नहीं होगा, ठीक है ना। जो उसका अपना घर है वही उसका नेचुरल हैबिटेट कहलाता है, ठीक है ना। तो नेचुरल हैबिटेट में जब उसको स्टडी किए तो उसे पता लगा कि चिंपैंजी के अंदर भी सोशल अटैचमेंट, सोशल इमोशनल अटैचमेंट होता है, उसमें भी माँ और क्या कहते हैं मैटरनल जो इन्फैक्ट रिलेशनशिप बहुत गहरा होता है, उसमें भी इमोशन पाए जाते हैं, उसमें भी सोशल कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उसमें भी सामाजिक अटैचमेंट होता है, बिल्कुल ह्यूमन की तरह। ये घटना बहुत आश्चर्यजनक थी। तो आज के वीडियो को करते हैं यही समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। खत्म।